हाय देयर, माय नेम इज ताहा बशीर। तो क्लास 12 के बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग, और इस चैप्टर के ना हम लोग 30 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे। और वो ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स हो गए या फिर सीयूटी या फिर तुम्हारी कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें से इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मैं चुन चुन के लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए। तो चलो बिना वक्त जाए कि अब स्टार्ट करते हैं। तो देवी और सज्जनों, पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से है। एज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजेस, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अगर इंक्रीज होगा इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ये बताना है। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, अनअफेक्टेड रहेगा या फिर नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव तो कुछ नहीं होगा, तो इंक्रीज या डिक्रीज में ही से कुछ ना कुछ होगा। तो देखो अब समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। ठीक, देखो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज इंक्रीजेस इन ऑर्गेनाइजेशन। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे समझ लो कोई एक बॉस है, उसके अंडर में कितना एम्प्लॉयज है। अगर एक बॉस के अंदर 2 एम्प्लॉय है तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कम है। ठीक, मतलब उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उसके अंडर कम है। ठीक, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हो गए। लेकिन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजेस, जब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज होगा, मतलब एक बॉस के अंदर समझ लो यहाँ पे 2 थे, एक बॉस के अंदर 20 लोग आ जाएंगे, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज हो गया। तो नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, तो ऐसे हायरार्की होता है ना, टॉप टू बॉटम चलता है। तो जब अगर नंबर ऑफ पीपल अगर एक लोग के अंदर ज्यादा रहेंगे तो ये जो हायरार्की है ये कम बनेगा। लेकिन अगर कम कम लोग रहेंगे तो ये लंबा टॉल स्ट्रक्चर बन जाएगा, है कि नहीं? तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जब नंबर ऑफ पर्सन एक स्पैन में ज्यादा रहेंगे तो जब हायरार्की हमारी कम बनेगी। तो इंक्रीजेस, जब अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज होगा तो हमारा नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेवल डिक्रीज हो जाएगा। समझे क्वेश्चन का क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको मैं यहाँ पे समझा दूंगा और बाकी सबको यहाँ पे ऐसे ऐसे स्पीड में करते जाएंगे क्योंकि टाइम भी अपने पास कम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूरेनस लिमिटेड, मतलब यूरेनस लिमिटेड इज अ कंपनी डीलिंग इन मेटल प्रोडक्ट्स। वो मेटल प्रोडक्ट्स में डील करती है। द वर्क इज मेनली डिवाइडेड इनटू फंक्शंस इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स। इसका जो ये है फंक्शन सब है। ठीक, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड पर्सनल। आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताना है। 2 तरह के होते थे, हम लोग 2 तरह के पढ़े ना, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे रिलेशनल स्ट्रक्चर हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी और सी में से कुछ होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है? द वर्क इज मेनली डिवाइडेड इनटू फंक्शन। देखो क्वेश्चन ही में इसका आंसर है, वर्क इज डिवाइडेड ओनली इनटू फंक्शंस इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग। जब वर्क डिवाइड किया गया है फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन के आधार पे किया गया है तो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। और जब प्रोडक्ट के बेसिस पे किया जाता तो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर होता। समझे? प्रोडक्ट के बेसिस पे होता है तो डिविजनल होता, और फंक्शंस यानी काम के बेसिस में, लाइक परचेज एक वर्क हो गया, मार्केटिंग एक वर्क हो गया, तो इस तरह के वर्क के बेसिस पे किया जाएगा तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। क्वेश्चन में ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इट रेफर्स द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय सुपीरियर। ये जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना उसी से मिलता जुलता है। इट रेफर द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, नंबर ऑफ एक बॉस के अंदर कितने एम्प्लॉय रहेंगे। हाँ, तो ये क्या रेफर करता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। तो भाई जाहिर सी बात है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अभी अभी बताया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैन पावर इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या बोल रहा हूं? under the type of organizational structure manpower is grouped on the basis of different product manufactured। different product के आधार पे फंक्शन को ये किया गया। तो प्रोडक्ट के जहां पे बेसिस हो जाएगा वहां पे क्या आ जाएगा? डिविजनल स्ट्रक्चर। अभी जस्ट बताया ये नेटवर्क और मैट्रिक्स, ये तो कुछ होगा ही नहीं। फंक्शन और डिवीजन में से हमें सोचना है। फंक्शनल स्ट्रक्चर तब होता है जब फंक्शनल मतलब काम के अकॉर्डिंग डिवाइड होता, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड है तो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which one of the following is not an element of delegation? तो डेलीगेशन था ना, किसी से काम करवाना। हाँ, तो which is not on the element of delegation? एलिमेंट डेलीगेशन के कितने एलिमेंट थे? डेलीगेशन के 3 एलिमेंट थे, तो इसमें से कौन नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ एक एलिमेंट था। अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी ये तीनों डेलीगेशन के एलिमेंट है, बट डिसेंट्रलाइजेशन ये डेलीगेशन के एलिमेंट नहीं है। डेलीगेशन से एक आगे वाला प्रोसेस है बट डेलीगेशन के एलिमेंट बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। ये भी एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन से ही क्वेश्चन है। क्या है इसमें? हमें बताना है जब हम लोग किसी और को काम असाइन करते हैं तो उसके ऊपर कौन सा डेलीगेशन, कौन सा एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन डालते हैं? अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सबका सब, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई मैं उसे कोई काम सौंप रहा हूं ना तो उसे क्या जिम्मेदारी सौंप रहा हूं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है क्या है, व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होता है ना टॉप लेवल वाले के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, रिटेन्ड ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी डन हायर मैनेजमेंट लेवल, जब मतलब कि डिसीजन मेकिंग की पावर जो है वो सिर्फ टॉप लेवल के पास ही रहेगी और किसी के पास नहीं रहेगी ऐसा, तो ये किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करता है, फ्रैगमेंटेड, डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज या फिर नन ऑफ देम। देखो फ्रैगमेंटेड ये जो है ना ये बायोलॉजिकल टर्म है, तो फ्रैगमेंटेड मतलब कि टुकड़े टुकड़े में बांटना, तो ये यहां नहीं होगा यूज। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में से ही कुछ होगा, जब सारी पावर एक जगह रहेगी तो सेंट्रलाइज होगा, और क्वेश्चन में भी यही चीज है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यही पावर अगर थोड़ी थोड़े लेवल में डिस्ट्रीब्यूट रहता तो डिसेंट्रलाइज हो जाता। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच सिचुएशन द डिविजनल स्ट्रक्चर्स हैपेंस टू बी एप्रोप्रिएट। क्या क्वेश्चन है, इन विच सिचुएशन डिविजनल स्ट्रक्चर, जब हम लोग क्या डिवीजन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो डिवाइड कर देते थे, हाँ हाँ, डिविजनल स्ट्रक्चर हैपन टू बी एप्रोप्रिएट, किस जगह पे ये सही रहेगा डिविजनल स्ट्रक्चर करना, वेयर द नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट इज मोर देन वन, जब मेजर प्रोडक्ट जो तुम्हारा समझ लो लाइक मैकडी है, मैकडोनाल्ड जो है, हाँ तो उसमें सबसे ज्यादा क्या बिकता है, बर्गर, तो बर्गर उसका मेजर प्रोडक्ट हो गया, लाइक इसी तरह से। हाँ तो वेयर द मेजर प्रोडक्ट इज मोर देन वन, मतलब कि बर्गर के अलावा भी और कोई प्रोडक्ट हो गया ना। हाँ, वेयर द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट लार्ज, जब ऑर्गेनाइजेशन साइज है वो एक मतलब कि ठीक ठाक लेवल से जब बड़ा हो गया तब, या फिर बोथ ए या बी, या फिर वेयर प्राइमरीली वन प्रोडक्ट इज सोल्ड, जब तक एक प्रोडक्ट ही सोल्ड होता रहेगा तब तक हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर ही करेंगे। नहीं, जो एप्रोप्रिएट जो रहता है ना, जब हमारे देखो डिविजनल स्ट्रक्चर में काम बहुत स्मूथली होता है, वो ज्यादा मतलब कि एक्सपेंसिव होता है वो करना, लेकिन बहुत ही अच्छा रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है ना तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रेफर करती है, और जब जैसे कि मैं बोला कि मैकडी में जो बर्गर हो गया, तो बर्गर के अलावा और सब प्रोडक्ट के लिए भी तो डिविजनल स्ट्रक्चर ही करना पड़ेगा ना, लाइक बर्गर का एक अलग सेल्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा और बाकी सबके लिए एक अलग टाइप का। हाँ, तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर इस क्वेश्चन का आंसर तुम मेरे बताए बगैर पहले से अगर ये वाला आंसर दे लिए थे बोथ ए एंड बी और यही चीज सोचे थे, तो तुम्हारा समझ लेना कि ये चीज जो है ना इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा बहुत अच्छे से क्लियर है, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में है ना लास्ट तक लोगों को डाउट रहता है कि कैसे क्या है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अकाउंटेबिलिटी फ्लोज। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के, एक एलिमेंट्स होता है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो अकाउंटेबिलिटी फ्लोज, अकाउंटेबिलिटी क्या हो गया, मतलब जवाबदेही, मतलब कोई तुमको कोई काम सौंपा तो उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक। तो ये क्या फ्लोज क्या होता है, अपवर्ड नीचे से ऊपर जाता है, इन ऑल डायरेक्शन, या फिर डाउनवर्ड्स ऊपर से नीचे जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। देखो ऑल डायरेक्शन तो होगा नहीं, डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स में से कुछ होगा। तो देखो जैसे तुम कोई को काम सौंपोगे, तो नीचे कोई को काम सौंपोगे तो तुम उससे पूछोगे ना कि भाई तुम ये काम क्यों नहीं पूरा किया, तो ये जवाबदेही होगा ना कि मैं ये काम नहीं कर पाया, तो ये अपना रीजन बताएगा, तो नीचे से ऊपर अपवर्ड्स होगा, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इंक्लूड्स वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इंक्लूड्स, इसमें से कोई एक चीज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इंक्लूड करता है क्या, प्रिस्क्राइबिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिन वाला से कुछ रिलेटेड नहीं था। डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है, ये तो थोड़ा प्लानिंग से मिलता जुलता है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, प्रिस्क्राइबिंग वर्क शेड्यूल, तो ये जो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज है ना, हाँ हाँ ये चीज है ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ठीक, तो अब टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इसमें से ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस कौन नहीं है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एडेप्टेशन टू चेंज, परफॉर्मेंस अप्रेजल, या फिर रोल क्लियरिटी। तो ये देखो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एडेप्शन टू चेंज, रोल क्लियरिटी, ये सब तुम्हें इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजिंग में देखने को मिल जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल ये कुछ नहीं, मतलब इस चैप्टर में नहीं देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन, ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर बन जाता है लाइक सुपीरियर सबऑर्डिनेट इस टाइप का जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, हाँ तो ये क्या रिलेशनशिप बिटवीन क्या ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी के बीच में करता है ना, सोसाइटी के बीच में नहीं करता है, पीपल वर्क एंड रिसोर्सेज के बीच में करता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट के बीच करता है, या सप्लायर एंड कस्टमर के बीच में करता है। भाई ये जो तुम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है ये कंपनी के अंदर होता है ना, तो कंपनी में क्या लोग आते हैं, कंपनी में पीपल आ जाते हैं, कंपनी में काम करने का होता है तो वर्क हो जाता है, और जो कंपनी में रिसोर्सेज है लाइक तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्सेज हुआ, या फिर तुम्हारे किसी भी टाइप के कैपिटल रिसोर्सेज जिस टाइप के, तो रिसोर्सेज, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब समझ लो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबको एक तरह से पिरोना होता है एक दूसरे से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के कौन से एडवांटेज है, ठीक, रिस्पांसिबिलिटी फॉर एंड एंड रिजल्ट,
या फिर फ्लेक्सिबिलिटी, पर्सनलाइज्ड अटेंशन है ना, डिविजनल स्ट्रक्चर का होता है, ठीक। इजियर एम्प्लॉय लर्निंग, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट इन। डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है, जो तुम्हारा हमारा हर चीज के लिए अलग अलग, हाँ उसके लिए मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्या एक, उसके लिए मोटा मोटी डिसएडवांटेजेस क्या है, रिसोर्स एलोकेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मोटिवेशन, प्लानिंग प्रोसेस। देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट ये सब में डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, बट रिसोर्सेज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में मतलब थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं हर चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट यहाँ पे अभी टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा लग रहा है, तुम ऐसी वीडियो छोड़ के बोलोगे बहुत लंबी है, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। इन विच रिस्पेक्ट डज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफर फ्रॉम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दो और तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो कौन एक दूसरे को डिफरेंट करता है, ठीक। प्रोडक्शन प्रोसेस, भाई प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई भी कंपनी कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है तो प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, प्रोडक्शन तो करेगी। स्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल प्रोसीजर, जो पैसे का काम लेन देन होगा वो सब तो एक जैसा ही रहेगा। परचेजिंग, वो भी परचेज करेगी, इनफॉर्मल भी परचेज करेगी, बट स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चर जो रहता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, सुपीरियर सबऑर्डिनेट ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, यही चीज तो फॉर्मल बनाती है उसको। बट यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रहता, कोई भी डायरेक्ट जिससे बात हो रहा है वैसे हो जा रहा है, डायरेक्ट पहुंच जा रहा है स्ट्रेट से ऊपर तक, तो ये होता है इनफॉर्मल में, तो स्ट्रक्चरिंग ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो स्केलर चेन। इसमें से स्केलर चेन कौन फॉलो नहीं करता, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो अभी तुरंत बताया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं करता कि पहले इससे पूछेगा फिर उससे पूछेगा फिर उससे पूछेगा, नीचे वाले एम्प्लॉय का बहुत अच्छा भाईचारा है टॉप एम्प्लॉय से, हाँ उससे अरे सीधा उसको बता दिया यार भाई बता, तो ये होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 17, डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट्स, डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर या फिर अकाउंटेबिलिटी। तो देखो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, पावर को हम लोग डेलीगेट कर देते हैं ना, कि तेरे पास इतनी अथॉरिटी है तो अथॉरिटी को मैं डेलीगेट कर देता हूं, तो पावर को डेलीगेट करता हूं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक्स इन्वॉल्व्स गिविंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ब्लैंक इन्वॉल्व्स गिविंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स। ये किसमें होता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम देते हैं किसमें, डिवीजन ऑफ वर्क में, डिसेंट्रलाइजेशन में, डेलीगेशन में या फिर सेंट्रलाइजेशन में। तो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब हम किसमें देते हैं, डेलीगेशन में, भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ डॉटिंग सिमिलर एक्टिविटीज टुगेदर एंड क्रिएटिंग डिपार्टमेंट। जो अलग अलग हम लोग डिपार्टमेंट बना देते हैं, ये किसमें होता है, डिवीजन ऑफ वर्क या फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन में, डेलीगेशन में, सेंट्रलाइजेशन में। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तुम्हें, डिपार्टमेंटलाइजेशन में या फिर डिवीजन ऑफ वर्क। एक बार क्वेश्चन पॉज करके पढ़ो और तुम इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। इसका आंसर तुम कमेंट, लास्ट में तो मैं बता ही दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, बट तुम मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता रहे हो, मुझे तुम्हारा अटेंशन चेक करना है, तुम सारा छाप छाप के देखे जा रहे हो, इसका आंसर मन में सोच के रखो या फिर कहीं पे लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, ये ट्रू है, फॉल्स है या फिर नॉट श्योर या फिर नॉन ऑफ देम। ऑप्शन नंबर सी डी तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको काट लो। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हैं भाई, अथॉरिटी भी हम लोग डेलीगेट कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स होगा। क्या डेलीगेट नहीं होता है, तो बस अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। जवाबदेही तुमसे ही होगी, अगर तुम्हें कोई काम सौंपा है तुम्हारे बॉस ने और तुम ये काम किसी और से करवा रहे हो, तो तुम्हारा बॉस तुमसे ही सवाल करेगा कि तुम ये काम क्यों नहीं पूरा किया, अगर वो तुम्हारा काम पूरा नहीं करता है, समझे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस नहीं है, ग्रुपिंग जॉब्स, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज या फिर डिसीजन मेकिंग या फिर डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस में ना डिसीजन मेकिंग ये सब प्लानिंग का पार्ट है, डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजिंग का नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लियरली डिफाइंस व्हाट टास्क एंड एक्टिविटीज शैल बी कैरिड आउट ए पर्टिकुलर जॉब। ये क्या, क्लियरली जब बता दिया जाता है कि किसे क्या काम कैसे कैसे करना है, तो ये क्या शो करता है, जॉब डिजाइन या फिर कोऑर्डिनेशन, स्पेशलाइजेशन या फिर रोल क्लियरिटी। तो यहाँ पे सबका रोल क्लियर रहता है कि भाई तुझे ये काम करना है, तू बॉस है, तू सबऑर्डिनेट है, तुझे इसको बॉस सर बोलना है, तुझे इसको नाम से बोलना है, ऐसे करके रहता है, तो रोल क्लियरिटी रहता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when managers are made responsible for coordinating a particular number of jobs effectively। क्या है, when managers are made responsible for coordinating particular number of jobs effectively। एक मैनेजर है वो नंबर ऑफ पर्सन से कितने लोग, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का भाई, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है यार, प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ वन पर्सन हु वर्क हैज बीन गिवन। कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है,
प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी, ये सब किसका पार्ट है? डेलीगेशन का पार्ट है। कोई ऑप्शन नहीं देखना, ऑप्शन नंबर सी में सीधा टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, एक्सटेंडेड फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक्सटेंडेड वर्जन कौन सा है? डिवीजन ऑफ वर्क। मैं स्टार्टिंग में बताया था एमसीक्यू की इसी वीडियो के स्टार्टिंग में, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन या फिर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सटेंडेड वर्जन है ना डेलीगेशन के, वो डिसेंट्रलाइजेशन है, एक एक्सटेंडेड वर्जन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? ब्लैंक इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने थे? दो तरह के थे। हाँ, which no department is responsible for end result। तो जब एंड में लाइक तुम्हारा कुछ बुरा हो गया तो उसमें कोई भी डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किसमें होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, फंक्शनल स्ट्रक्चर में, या फिर डिविजनल स्ट्रक्चर में, या फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये देखो, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी और सी में बचा। देखो, इस क्वेश्चन को मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं, बट है ना, अगर तुम में से किसी को अच्छे से आता है तो कमेंट में है ना वो अच्छे से डिस्क्राइब कर देना, जिसे मैं पिन कर दूंगा, जिससे और स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। बट देखो, मोटा मोटी समझ लो कि जब डिविजनल स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसमें सबके लिए अलग अलग सब कुछ बना रहता है, तो उसमें है ना हम लोग तुरंत आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल है कुछ के लिए। बट फंक्शनल स्ट्रक्चर में ना सबके काम के अकॉर्डिंग होता है, तो इसीलिए फंक्शनल स्ट्रक्चर में ना कोई भी मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है एंड रिजल्ट के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 27, ब्लैंक इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बेसिस पे स्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? ब्लैंक इन्वॉल्व्स गिविंग अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स को जब ब्लैंक इन्वॉल्व गिविंग अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी डेलीगेट होती है, डेलीगेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, स्कोप ऑफ पावर, अथॉरिटी लाइक पावर, ब्लैंक एज वी गो हायर अप इन द मैनेजमेंट हायरार्की। हम जितने ऊपर होंगे, मतलब कि हम कंपनी के जितने टॉप लेवल पे होंगे, तो हमारी पावर कितनी होगी? पावर ज्यादा होगी या फिर कम होगी? भाई जितने ऊपर होंगे उतना ज्यादा पावर होगी। ऑप्शन नंबर ए होगा, इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या? इफ ए कंपनी डील्स इन केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल बी यूजफुल। कोई कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में भी है और उसी के साथ साथ केमिकल प्रोडक्ट भी में भी है वो कंपनी, तो उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा? डिविजनल स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर, या फिर दोनों सही रहेगा, या फिर दोनों में से कुछ नहीं सही रहेगा? तो भाई जब कंपनी दो अलग अलग इसमें वर्क करी है ना, उसके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर बेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ ये तुम्हारी आंसर की है, फर्स्ट का बी, सेकंड का बी, थर्ड का सी एंड लास्ट 29 का ए, 30 का ए, इस टाइप से है। तुम पूरा मिला लेना तुम्हारा कहां सही हुआ। इसी में जो मैं क्वेश्चन नंबर 19 का या फिर किसका क्वेश्चन का पूछा था, इसका आंसर कमेंट करके, उसका भी आंसर तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी, इससे अगर जरा से भी हेल्प हुई होगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। उससे फीडबैक जो मुझे मिलता है ना, अच्छा बुरा, उससे मुझे बहुत ही हेल्प मिलती है नेक्स्ट आगे की वीडियोस बनाने में। या लाइक अच्छा मिलता है तो बहुत ही मोटिवेशन फील होता है, या फिर कुछ खराब हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे सही करने की कोशिश करता हूं। और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना अगर ये तुम्हें लगा होगा कि शेयर करने लायक वीडियो है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। कुछ भी क्वेश्चन होगा, क्वेरीज होगा, इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो। फिर मिलता हूं किसी अच्छे से वीडियो में। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।